हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हजारों सैंक्शंस लगा रखे हैं, पर उन सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है और वो धीरे-धीरे अपने इस इन्फ्लुएंस को और आगे बढ़ाता भी जा रहा है। इतने सैंक्शंस के बावजूद भी, इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी ईरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन-सी स्ट्रेटेजी ईरान ने अपनाई, जिसके चलते वो बाकी सभी जितने भी सैंक्शन उसके ऊपर लगे हैं, उनको वो बायपास करने में कामयाब रहा। वो अपनी इकोनॉमी को भी बेटर कर रहा है और धीरे-धीरे अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाता जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस सारे इश्यू को और इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी के असली कारण क्या हैं और अमेरिका आखिरकार क्यों ईरान को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। पर उससे पहले चैनल का नाम है दी आईएसएफ, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, जानते हैं इस पूरे इश्यू को। तो 26 अक्टूबर 2024 की बात है। इजराइल ने ऑफिशियली ईरान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दिया था। हम सब जानते हैं इसके बारे में, हमने पहले बात भी की है एक वीडियो के अंदर इसके लिए। और जब जैसे इजराइल ने हमस और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए एक फुल ऑन एक्शन लिया था, वैसे ही इजराइल आज की डेट में ईरान के खिलाफ भी जंग शुरू करने वाला है, क्योंकि इजराइल को गुस्सा है। इजराइल ने पहले भी ईरान के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स की थी। इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बेस पर अटैक भी किया था और सैटेलाइट इमेजेस ने यह दिखाया भी था कि काफी ज्यादा डैमेज जो है वो ईरान को पहुंची थी। और कुछ दिन पहले ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा मिसाइल अटैक कर दिया था, बारिश कर दी थी पूरी मिसाइल्स की ईरान ने इजराइल के ऊपर। पर अगर हम इस जंग को देखें, अगर इसको हम डिटेल में जाकर बात करें, तो हमको ऐसा लगेगा कि इजराइल आसानी से इस जंग को जीत जाएगा, क्योंकि इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। और अगर आप ईरान की इकोनॉमी को देखें, तो ईरान और इजराइल की इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। ईरान की इकोनॉमी जो है वो इजराइल की इकोनॉमी से काफी बेटर है। लगभग $450 बिलियन की इकोनॉमी ईरान के पास मौजूद है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ $350 बिलियन की ही इकोनॉमी है। अगर हम इसको सऊदी अरेबिया से कंपेयर करें, तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का आधा ही है ईरान के पास और अमेरिका की इकोनॉमी से लगभग 70 गुना कम है, 70 गुना छोटी है ईरान की इकोनॉमी। लेकिन फिर भी क्या आप मुझे यकीन करेंगे कि मैं कहूं कि यूएस एक्चुअली ईरान से डर रहा है। यूएस ने अभी तक जितने भी कदम उठाए हैं वो ईरान के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाए हैं, इसलिए यूएस जो है वो आज की डेट में ईरान के बढ़ते हुए इस इन्फ्लुएंस से डरने लग रहा है। ऐसा लगता है ना? शायद आपको भी इस बात के ऊपर विश्वास होगा। देखिए, ईरान जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि वो हर दूसरे वॉर में शामिल है। जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हो रही हैं, ईरान का उनके अंदर हमेशा हस्तक्षेप रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमस जैसे मिलिशियास को पूरी दुनिया में फंड किया, उनको आर्म पहुंचाए, उनको वेपन्स पहुंचाए। ईरान ने यूएस और यूरोप के खिलाफ भी जाकर ड्रोन्स और वेपन्स भी रशिया को यूक्रेन वॉर के दौरान बेचने का भी काम किया। ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए यूएस की वार्निंग्स को भी इग्नोर कर दिया और ईरान ने कई बार ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट भी किया है पिछले 10 सालों में। और इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ईरान की ताकत को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी। उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगाए, ईरान को ग्लोबल ट्रेड से अलग करने की कोशिश करी। ईरान के $12 बिलियन के फॉरेन रिजर्व भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिए थे और दूसरे देशों को ईरान से ऑयल खरीदने से भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा अमेरिका ने इराक को फंड भी किया था। अमेरिका ने ईरान का जो पड़ोसी देश है उसको भी फंड करने की कोशिश करी थी और उसके चलते इराक ने ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन फिर भी ईरान को कोई जीत नहीं पाया। सवाल यह है कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर क्या है ईरान की सक्सेस के पीछे का कारण? कैसे एक छोटा सा देश जैसे ईरान ऐसे ताकतवर देशों पर अपनी इतनी बड़ी लेवरेज बना सकता है, जैसे यूएस और चाइना, इन दोनों के ऊपर ही? ईरान ने अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय किया है, जो उसे जियोपॉलिटिक्स में एक डोमिनेटिंग फोर्स बनाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इंडिया को ईरान की ताकत से क्या सीखना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं। ये कहानी 1979 से शुरू होती है। ईरान में एक मैसिव सिविल अनरेस्ट हो रहा था। 13 महीने के एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद जो ईरान के रूलर थे, शाह ऑफ ईरान, उनको पावर से हटा दिया गया, उनको गिरा दिया गया। ईरान को एक रिलीजियस लीडर मिला जिसका नाम था अयतुल्ला खमीनी। 1979 में जो ये रेवोल्यूशन हुआ, इसने ईरानियन रूलर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को पावर से बाहर किया और एक मोनार्की जो पिछले 2500 साल पुरानी थी वो खत्म हो गई। अयतुल्ला ने उन लोगों के लिए उम्मीद का बेड़ा उठाया जो शाह के खिलाफ थे और यह आदमी वही है जिसकी वजह से अमेरिका ईरान से नफरत करता है। शाह को गिराने के दौरान कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक भी कर दिया था और 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स को होस्टेज भी बना लिया गया था, जो लगभग 444 दिनों तक चला और 444 दिनों तक ये होस्टेज प्रक्रिया जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। अमेरिका अपने लोगों को छुड़वा नहीं पाया था। और अगर आपने अमेरिका की रिलेटेड कई सारी अगर वेब सीरीज आपने देखी हो, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी कंट्री
अमेरिकन डिप्लोमेट या सिटीजन को छू भी लेता है, तो अमेरिका अपनी मिलिट्री भेज के उस डिप्लोमेट या सिटीजन को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जब ईरानियन सिटीजन ने 52 अमेरिकन को होस्टेज बनाया था, तो यूएस ने ईरान पर हजारों सैंक्शंस लगा दिए थे। उन्होंने ईरान के एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, गोल्ड एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर लिया था। फिर ईरान का इकोनॉमी मारने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से ऑयल खरीदना भी बंद कर दिया था। और उस वक्त अमेरिका हर साल लगभग 2.7 से लेकर 3 बिलियन डॉलर तक का जो ऑयल था वो ईरान से इंपोर्ट करता था। 1970s 1980s की ये बात है। उस समय ये 2 से 3 बिलियन डॉलर का जो ऑयल इंपोर्ट हर साल ईरान और अमेरिका के बीच में था, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो एक साल के अंदर ईरान ने ये पैसा खो दिया और अंत में यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेड सैंक्शंस भी लगाए, जिसका मतलब था कि हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन कंपनीज जैसे कि पेप्सिको, आईबीएम, जनरल इलेक्ट्रिक, इन सब ने ईरान से अपना बिजनेस जो था वो वाइंड अप कर दिया था। और आखिर में यूएस ने ईरान को वेपन्स भेजना भी बंद कर दिया। तो अगर आप देखें तो ईरान को ट्रेड, फाइनेंस और डिफेंस हर चीज में क्रिपल कर दिया गया था। और जब ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स के बुराई का सामना करना पड़ रहा था, तो यूएस के किसी भी अलाई ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती नहीं निभाई। आखिरी बार जब ऐसे सैंक्शन किसी कंट्री पर लगाए गए थे, तो वो वेनेजुएला था। और आज वेनेजुएला इतनी बुरी हालत में है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वेनेजुएला अब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव अप करने के लिए नए इकोनॉमिक ओवरहॉल को प्लान कर रहा है, जबकि यूएसए ने वेनेजुएला पर भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे और वेनेजुएला को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन ईरान कुछ अलग है। देखिए, ईरान को 1979 में जो सैंक्शंस लगाए गए थे और फिर भी उसकी इकोनॉमी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो अभी भी ग्रो करती जा रही है। आज जैसे हमने देखा, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, चाइना को ऑयल बेच रहा है, रशिया को वेपन बेच रहा है और ओपनली मिलिशियास को फंड कर रहा है, और फिर भी ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहा है। कोई भी ईरान को डिफीट नहीं कर पा रहा है। सवाल यह है कि कैसे यह पॉसिबल हो पा रहा है। तो आइए समझते हैं इस सारे इशू को। तो ईरान के पास 4 स्ट्रेटेजिक सुपर पावर हैं। पहली बात, अगर आप ईरान के बॉर्डर्स को देखेंगे तो ईरान हर तरफ से अच्छे से प्रोटेक्टेड है। एक एक करके हम इन चारों सुपर पावर को डिस्कस करेंगे। पहली सुपर पावर की अगर हम बात करें तो ईरान के नॉर्थ में उनके पास कैस्पियन सी है और एल्बुर्ज माउंटेन्स मौजूद हैं। वेस्ट में उनके पास जैग्रोस माउंटेन्स हैं और ईस्ट में उनके पास एक डेडली डेजर्ट है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साउथ में उनके पास एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट का एक्सेस है जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब समझ पाए तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि ईरान क्यों पावरफुल है। नॉर्थ में ईरान के पास कैस्पियन सी है। तो अगर आप ईरान पर अटैक करना चाहते हो तो आपको पहले इस ह्यूज वाटर बॉडी को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब आपके पास शिप्स ईरान के पास पहुंच जाएंगी, आपकी शिप्स जब ईरान के पास पहुंच जाएंगी, तो आप ईरान के जो मिसाइल्स हैं उससे वल्नरेबल आप हो जाएंगे। ईरान जो है वो आपको अपनी मिसाइल से अटैक कर सकता है। फिर भी अगर आप समहाउ कैस्पियन सी को क्रॉस कर जाते हो तो आपको एल्बुर्ज माउंटेन्स का सामना करना पड़ेगा। ये माउंटेन्स एक नेचुरल वॉल की तरह काम करते हैं जो ईरान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हिस्टोरिकली माउंटेन्स हमेशा आर्मीज के लिए डिफिकल्ट रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इक्विपमेंट और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और सोल्जर्स को हार्श टेरेन में मूव करना मुश्किल हो जाता है। और विंटर्स में ये माउंटेन्स और भी ज्यादा डेडली हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर पर देखो ईरान की, तो ईरान को प्रोटेक्ट करते हैं जैग्रोस माउंटेन्स। ये माउंटेन्स भी एक नेचुरल बैरियर के रूप में मौजूद है और ये इतने ज्यादा हाई हैं कि कोई भी आर्मी इनको इजीली क्रॉस नहीं कर सकती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है इराक का अटैक। 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक के बीच में जंग चलती रही। जब सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि वो आसानी से ईरान पर अटैक कर लेगा, उसे जीत लेगा, वो यूएस और सऊदी अरेबिया के सपोर्ट के साथ अटैक करता है, लेकिन वो जैग्रोस माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये क्लियर हो गया तो अब सदर्न साइड की तरफ चलते हैं ईरान की। यहां ईरान के पास 2 इंपॉर्टेंट गेटवेज हैं जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाते हैं। ये वाटरवेज हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, इस तरफ है आपका पर्शियन गल्फ और साथ में ही है गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाटरवेज सिर्फ रैंडम वाटरवेज नहीं है, ये दुनिया की ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए लाइफलाइन के रूप में काम करते हैं। यहीं पर मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने का काम करता है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लाइफलाइन इसे कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 1/5 तेल हर दिन इस नैरो पैसेज से पास करता है, फ्लो करता है। अगर ईरान इन रूट्स को ब्लॉक करता है तो चाइना और इंडिया जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स, जितने भी ये कंट्रीज, हम इंडिया और चाइना जैसे ईरान से ऑयल जो लेते हैं, इस रीजन से ऑयल जो लेते हैं, उनको बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाता है तो ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी और ऑयल प्राइसेस कुछ ही दिन में डबल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल,
फ्रूट्स, पल्सेस, हर एक खाने पीने की चीज, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया पर अपना असर दिखाएगा। अमेरिका को भी इससे बचना पड़ेगा। अमेरिका भी इन्फ्लेशन से जूझेगा अगर इस इलाके के अंदर इसको चोक कर दिया जाता है, और बाकी सभी कंट्रीज भी इससे सफर करेंगी। और ये क्रेजी पार्ट है, ईरान को ये ट्रेड ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, बस इस थ्रेट का होना ही मार्केट में पैनिक क्रिएट कर सकता है। इस यही काफी है। ये रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स सोच समझकर ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो ईरान का सदर्न बॉर्डर पे स्ट्रेंथ सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के ऑयल फ्लो का कंट्रोल करता है, जो ईरान को इकोनॉमिक लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये था इसकी ईरान की पहली सुपर पावर। अगर दूसरी सुपर पावर की बात करें तो ईरान का दूसरा सुपर पावर है उसकी प्रोक्सी वॉर्स की स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी अलो करती है ईरान को बिना डायरेक्ट जंग लड़े अपनी पावर को मिडिल ईस्ट में एक्सटेंड करने के लिए। ईरान के पास हिजबुल्ला है, ईरान के पास हमस है, ईरान के पास हाउथी रेबल्स हैं। इन सभी ग्रुप्स ने ईरान ने इनको सपोर्ट किया है। ये ग्रुप्स जो इजराइल या वेस्ट के अगेंस्ट मोटिवेटेड है, ईरान से वेपन्स, मिसाइल्स और ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे ये ग्रुप्स डेडली फाइटिंग फोर्सेस बन जाते हैं और बन चुके हैं। इस तरह से ईरान अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है और अपने एनिमीज को डीस्टेबलाइज करता जा रहा है, वो भी बिना डायरेक्ट कंफ्लिक्ट के। प्रोक्सी वॉरफेयर ईरान को कई तरीकों से फायदा पहुंचाता है। ईरान अपने आर्मीज को भेजे बिना दूर दूर तक की कंट्रीज जैसे लेबनान, सीरिया, गाजा, यमन में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करता जा रहा है। लेबनान की अगर हम बात करें तो हिजबुल्ला जो लेबनान में मौजूद है, यहां ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरी लेबनीज गवर्नमेंट को ही चलाता है। 2022 में लेबनान के अंदर इलेक्शंस हुए थे और इस इलेक्शन में हिजबुल्ला और उसके एलाइज के पास 58 सीट्स थी, बाकी जबकि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं लेबनान की, वो सिर्फ 47 सीट्स ही जीत पाए थे। ये दिखाता है कि ईरान अपने प्रोक्सी ग्रुप्स के थ्रू पावर कैसे बना पा रहा है, वो भी अपनी आर्मी को बिना इस्तेमाल किए। और प्रोक्सी फोर्सेस ईरान के लिए प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। अगर हमस इजराइल से फाइट करता है तो ये हमस वर्सेस इजराइल होता है, ना कि ईरान वर्सेस इजराइल। अगर हिजबुल्ला इजराइल से फाइट करता है तो ये भी हिजबुल्ला वर्सेस इजराइल होता है, ना कि ईरान वर्सेस इजराइल। ये प्रोक्सी आर्मीज ईरान का पहला डिफेंस लाइन बन जाती हैं, जो ईरान के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये ईरान को अपने एनिमीज के अगेंस्ट पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प भी कर रही हैं। तो ये दोस्तों, ये थी दूसरी सुपर पावर जो ईरान के पास मौजूद है, जो कि है उसके प्रोक्सी वॉर्स और उसके साथ में जो उसके एलाइज हैं। अगर हम तीसरी सुपर पावर की बात करें तो वो होगी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और उसके मेथड्स, जो सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान अपनाता है और अपनी इकोनॉमी को वो आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। अगर ईरान के पास पैसा है तो वो वेपन बना सकता है, मिसाइल बना सकता है और ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। पर ये सब कैसे हो रहा है? ईरान को ये सब करने के लिए इतना पैसा कहां से मिलता है, जब यूएस ने ईरान पर ट्रेड सैंक्शन लगा रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। इसका जवाब है चाइना। 90% ईरान के जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना की तरफ ही जाते हैं। ईरान ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और आज ईरान ऑटोमोबाइल से लेकर प्लास्टिक तक मैन्युफैक्चरिंग खुद ही कर रहा है, जो उसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ईरान की जो आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ईरान के अंदर 1/3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ईरान ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया और अपना ऑयल जो है वो चाइना जैसी कंट्रीज को बेचना शुरू किया, जो अमेरिका के साथ जिनके अच्छे रिलेशंस नहीं है, जिसके चलते ईरान अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाया। इसके साथ एक और तरीका है जो ईरान अपनाता है, जिसके चलते वो इन इकोनॉमिक सैंक्शन से बच जाता है, और वो है ईरान की चौथी सुपर पावर। ईरान ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चलाने के लिए काफी बहुत ज्यादा क्लेवर मेथड्स डेवलप किए हैं। पहला मेथड है वायर स्ट्रिपिंग। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। इसमें ईरान अपने पेमेंट को डायरेक्टली बैंक के थ्रू नहीं भेजता है, बल्कि पहले पैसा लोकल इरानियन बैंक में भेजा जाता है, और फिर वो पैसा जो है वो एक फॉरेन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, जैसे लंदन या जर्मनी या किसी भी कंट्री के अकाउंट में। मान लीजिए ईरान को जर्मनी की किसी कंपनी से कोई सामान खरीदना है, तो ईरान की कंपनी पहले ईरान के बैंक में पैसे ट्रांसफर करेगी, जो कि एकदम ओके है, उसके लिए कोई भी प्रकार की रोक नहीं है। और फिर ये पेमेंट जो है वो ईरान के उस बैंक से किसी और कंट्री के थ्रू होते हुए जर्मनी की कंपनी को दे दी जाएगी, और जर्मनी से सामान या अमेरिका से या फिर लंदन से सामान खरीद लिया जाएगा, यूके से सामान खरीद लिया जाएगा, किसी भी कंट्री से सामान खरीद लिया जाएगा। ऐसे ये सभी ट्रांजैक्शन जो है ये स्मूथली चलते हैं, और इसमें अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये होती है वायर स्ट्रिपिंग, जिसमें जो ईरान है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर तरीके से किसी और कंट्री के अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट्स करता है, और उन पेमेंट से अपने सामान अपनी कंट्री के अंदर मंगवा लेता है। एक और मेथड जो ईरान यूज करता है वो है हवाला सिस्टम।
इस सिस्टम में ईरान के बिजनेसमैन अपना पैसा हवाला एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, बिना एक्चुअल कैश। इसमें कैश जो है वो ईरान के बॉर्डर से पास होता ही नहीं है, जो कैश है वो मूव होता ही नहीं है, फिर भी ये सिस्टम जो है वो ईरान को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये सिस्टम सैंक्शंस को बाईपास करने का एक तरीका है और ये ईरान को हेल्प करता है अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने में। जैसे कि मान लीजिए ईरान दुबई से ट्रेड करना चाहता है, तो ईरान के जो लोग हैं वो दुबई के लोगों के साथ हवाला ट्रांजैक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ईरान की पेमेंट ईरान से बाहर निकले बिना ही दुबई के अंदर किसी हवाला ऑपरेट करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रमोट कर दी जाएगी, पेमेंट आगे बढ़ा दी जाएगी और ईरान की जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और इन सभी चीजों को ईरान अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए क्या काम करता है, देखो, अगर ईरान को किसी भी कंट्री से कुछ मंगवाना है तो वो इस्तेमाल करता है यूएई के जबेल अली पोर्ट का। कोई भी कंट्री ईरान के साथ जो ट्रेड करती है वो डायरेक्ट ईरान को अपना सामान नहीं देती है, वो पहले सामान दुबई भेजा जाता है और फिर दुबई से ईरान की तरफ भेजा जाता है। और इसी प्रकार अगर ईरान किसी और कंट्री को सामान बेचना चाहता है तो वो अपना सामान पैकेज करता है, दुबई भेजता है, जबेल अली पोर्ट पर भेजता है, जहां उसे रीपैकेज कर दिया जाता है और वहां पर दुबई के स्टिकर्स लगाकर किसी भी कंट्री को भेज दिए जाते हैं। इस तरीके से ईरान जो है वो अपना सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता रहता है और ये सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान को बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के तरीके से ईरान ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाया हुआ है और अमेरिका के सैंक्शन जो है वो ईरान के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये कितनी क्लेवर स्ट्रेटजी अपनाई ईरान ने, जबकि वेनेजुएला जैसी कंट्री जो है वो सैंक्शंस के बाद बर्बाद हो गई, जबकि ईरान जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और अपनी इकोनॉमी, अपने वेपन, अपनी आर्मी, इन सबको वो डेवलप करता जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है। पर अगर हम इंडिया की इससे रिलेटेड बात करें, अगर आप देखें तो ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में आज की डेट में बड़ा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। ईरान ने अपने एलाइज हिजबुल्ला, हमस को भी सपोर्ट किया और उन्हें आर्म्स और फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करी। और इसके साथ साथ ईरान जो है वो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। इजराइल और यूएस दोनों को यह पता है कि अगर ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकना है तो उन्हें एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। पर अगर इंडिया की बात करें तो ईरान के साथ दोस्ती रखना इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इंडिया को यह समझना होगा कि ईरान एक पावरफुल प्लेयर है मिडिल ईस्ट में और अगर इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को समझदारी से मैनेज करना पड़ेगा। ईरान के साथ रिलेशन को समझना, उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस और पावर को समझना इंडिया के लिए भी एक फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है उनमें मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ दोस्ती या एनमिटी दोनों का इंपैक्ट डायरेक्टली इंडिया पर होगा। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसका रीजनल इन्फ्लुएंस और उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन दुनिया की जियोपॉलिटिक में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर किसी भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को समझना चाहेंगे आप, तो आपको ईरान को इग्नोर नहीं करना है, ईरान के बारे में जरूर जानना है। उसके प्रेजेंस का ग्लोबल स्टेज पर एक सॉलिड इंपैक्ट है। ये सब बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि ईरान परफेक्ट है। ईरान को अपना शेयर ऑफ चैलेंजेस भी मिला है, जैसे कि उसके पास भी कुछ इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, लेकिन जब बात आती है उनके रीजनल इन्फ्लुएंस की तो ईरान का पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सब अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखते रहें, हमको ये समझना भी जरूरी होगा कि इंडिया इससे क्या सीख सकता है। इंडिया को ईरान की तरह अपनी पावर को, अपनी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इंडिया को भी अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अगर फ्यूचर में इंडिया के ऊपर भी अगर सैंक्शंस लग जाते हैं तो इंडिया को भी अपने पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर जितनी भी ट्रेड जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर को डेवलप करना होगा। इंडिया को भी अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को मेंटेन करनी होगी। अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके के कंफ्लिक्ट में इंडिया इन्वॉल्व रहता है तो ये सभी चीजें इंडिया ईरान से भी सीख सकता है और इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकता है। दोस्तों इस वक्त दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और इंडिया के लिए भी जरूरी हो गया है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखें और इससे ही आगे सीखकर अपनी इकोनॉमी और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।